जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ ये टॉपिक पीजीटी समाजशास्त्र, यूजीसी नेट और समाजशास्त्र विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर, मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में, महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को स्थापित करने में मुख्य रूप से दो प्रकार के दृष्टिकोण या अध्ययन पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय होती हैं। उनमें से एक को हम बृहद या विस्तृत दृष्टिकोण और दूसरे को लघु या सूक्ष्म दृष्टिकोण कहते हैं। इन दोनों में, यानी लघु अध्ययन में और बृहद अध्ययन में, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, दोनों में भेद सिर्फ इस आधार पर किया जाता है कि एक अनुसंधानकर्ता अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जिस अध्ययन इकाई को चुनता है उसका आकार क्या है। यानी अनुसंधानकर्ता को, एक रिसर्च स्कॉलर को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण हेतु अध्ययन विषय या इकाई के चुनाव करने के दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प उसका ये होता है कि वो किसी एक बड़ी इकाई या अध्ययन विषय के एक विस्तृत क्षेत्र का वो अध्ययन करे, या फिर वो किसी छोटी इकाई या विषय का अध्ययन करे। तो इस तरह से इकाइयों के आकार के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के सिद्धांत हुए या दो प्रकार के दृष्टिकोण हुए। एक को हम बृहद अध्ययन कह सकते हैं, मार्को अप्रोच, और दूसरा जो माइक्रो अप्रोच है यानी सूक्ष्म अध्ययन है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है कि विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत हम एक बड़ी समाजशास्त्रीय समस्या या एक बड़े अध्ययन विषय को, क्षेत्र को इकाई के रूप में चुनते हैं और उसी के आधार पर सिद्धांत का हम निर्माण करते हैं। यानी ये जो बृहद सिद्धांत हुए वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर लागू किए जाने वाले सिद्धांत होते हैं। यानी बृहद अध्ययन के उपरांत जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं, वो संपूर्ण व्यवस्था पर लागू होते हैं, क्योंकि ये पूरे होल एरिया का, संपूर्ण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत जो लघु या सूक्ष्म अध्ययन है, इसमें किसी छोटी इकाई को या छोटे अध्ययन विषय को चुना जाता है और उसका सूक्ष्म अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। जैसे हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम एक या कुछ व्यक्तियों या इकाइयों का सूक्ष्म अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि जो सूक्ष्म अध्ययन है उसमें लघु समाजशास्त्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी लघु समाजशास्त्रीय समस्याओं को एक अध्ययन विषय के रूप में चुना जाता है, और जो बृहद अध्ययन है उसमें हम एक बड़े अध्ययन विषय का या इकाई को एक अध्ययन विषय के रूप में हम चुनते हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि बृहद या विस्तृत अध्ययन है और लघु या सूक्ष्म अध्ययन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के दो छोर हैं। यानी एक तरफ जो है वो बृहद अध्ययन है और दूसरी तरफ जो है वो सूक्ष्म अध्ययन है। यानी बृहद अध्ययन में हम एक बड़े अध्ययन विषय का इकाई का चयन कर रहे हैं और सूक्ष्म अध्ययन में हम एक छोटे विषय या इकाई का चयन कर रहे हैं। यानी दो ध्रुव हुए, एक तरफ बृहद अध्ययन है और दूसरी तरफ सूक्ष्म अध्ययन है। यानी दो छोर हैं, एक नदी के दो छोर की तरह से हैं। एक सिरे पर, एक छोर पर बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत है और दूसरे सिरे पर लघु समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। और ये जो हमारे मध्य अभिसीमा के सिद्धांत हैं, ये इन दोनों के बीच की स्थिति हैं।
यानी मध्य अभिसीमा का सिद्धांत जो है वो न तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में सब कुछ समेटने वाला होता है और न ही ये सामान्य बुद्धि वाला होता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें नहीं हैं। या तो इसमें ना तो हम संपूर्ण व्यवस्था को समेट ले रहे हैं और ना ही हम किसी सामान्य बुद्धि के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो इन सिद्धांतों में यानी मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों में के मामले में ना तो हम कोई बहुत बड़ी छलांग मारते हैं और ना बहुत छोटी छलांग मारते हैं। और यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मध्य अभिसीमा के जो प्रतिपादक हैं यानी इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो न तो बड़ी समस्या का अध्ययन करते हैं और न ही किसी छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस अर्थ में हम आप ये कह सकते हैं कि मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो लघु समाजशास्त्री समस्याओं और विस्तृत समाजशास्त्री समस्याओं दोनों को ही आर पार काटते हैं। ये बात आपको आगे के अध्ययन में और भी अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो न तो संपूर्ण व्यवस्था पर आधारित होते हैं और न एकदम से छोटे या सूक्ष्म इकाइयों पर आधारित होते हैं। यानी इसमें हम ना तो हम सब कुछ लपेटने वाले होते हैं, यानी सबको हम इसमें शामिल नहीं करते, इसमें हम खिचड़ी की तरह से खिचड़ी नहीं बनाते हैं, और ना ही हम एकदम सामान्य बुद्धि के आधार पर कोई सामान्य सा जनरल निष्कर्ष निकाल लेते हैं, बल्कि इसमें हम मध्यम मार्ग को अपनाते हुए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो लघु समाजशास्त्री समस्याओं और बृहद समाजशास्त्री समस्याओं दोनों के बीच की स्थिति हैं। अब हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों की अवधारणा को विकसित करने की। तो समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय रॉबर्ट के मर्टन को है। रॉबर्ट के मर्टन यानी आर के मर्टन साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के औचित्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किताब लिखी सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल थियरी। इस किताब में मर्टन ने समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने मध्य अभिसीमा के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत न तो छोटे अध्ययनों या शोध कार्यों पर निकाले गए सरल निष्कर्ष होते हैं और न ही विस्तृत पैमाने में समस्त से संबंधित जटिल सिद्धांत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न तो ये सरल निष्कर्ष होते हैं और न ये जटिल निष्कर्ष होते हैं, जटिल सिद्धांत होते हैं, अपितु इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। एकदम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत क्या हैं। ये क्लियर है कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत न तो छोटे अध्ययनों या शोध कार्यों के आधार पर निकाले गए सरल निष्कर्ष हैं और न ही बड़े पैमाने पर समस्त से संबंधित जटिल निष्कर्ष हैं, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति हैं। तो इस तरह से मार्टन साहब ने ये बताने का प्रयास किया कि मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो न तो छोटे मोटे अध्ययनों या शोध कार्यों के आधार पर निकाले गए सादे सरल निष्कर्ष हैं और न ही बड़े और विस्तृत पैमाने पर समस्त व्यवस्थित प्रयासों के द्वारा निकाले गए जटिल सिद्धांत ही हैं, बल्कि इन दोनों के मिडिल में, इसीलिए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो बीच की स्थिति है, मध्य की स्थिति है। न तो ये बृहद सिद्धांत है और न ये लघु सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों के बीच की स्थिति है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत वास्तव में सार तत्व हैं, यानी ऐसे सार तत्व हैं जिनको आप मूल तत्व कह सकते हैं, जिनको आप एक
निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, ऐसे निष्कर्ष हैं जिन्हें परीक्षित समानताओं के आधार पर और प्रयोग सिद्ध निष्कर्षों के आधार पर निकाला जाता है। कहने का मतलब जो मध्य अभिसीमा के सिद्धांत हैं वो केवल काम चलाऊं सामान्य निष्कर्ष नहीं है। आप ये ना समझ लें कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत जो हैं वो एक सामान्य सा सिद्धांत है और हमने एक काम चलाऊं निष्कर्ष निकाल लिया और इसी को हम मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मान लिया, ऐसा नहीं है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत जो है एक समय में एक साथ अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं या जो सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रतिमान हैं, उन सभी का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसमें सामाजिक घटना के कुछ निश्चित और सीमित पक्षों का अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। और ये जो निष्कर्ष हैं वो प्रयोग सिद्ध समानताओं के आधार पर और उनका परीक्षण के आधार पर इनका सत्यापन किया जाना संभव होता है। तो इस तरह से मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों की अगर हम विशेषता या उसकी प्रकृति की बात करें तो इसके 4-5 विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जैसा पहली विशेषता है इसकी लघु या सीमित क्षेत्र अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष। दूसरी विशेषता है इसकी लघु और बृहद समाजशास्त्री सिद्धांतों के बीच की स्थिति। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि एक निश्चित व सीमित घटना या पक्ष से संबंधित होता है। ये जो मध्य अभिसीमा का सिद्धांत होता है वो सरल और जटिल सिद्धांतों को आर पार काटता है, यानी ना तो ये सरल होता है और ना ही ये जटिल होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते ये सरल सिद्धांत है या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जटिल सिद्धांत है, बल्कि ये सरल भी है और जटिल भी है, दोनों को आर पार काटता है। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है मध्य अभिसीमा के सिद्धांत की कि जो मध्य अभिसीमा का सिद्धांत होता है वो प्रयोग सिद्ध समानताओं पर आधारित होता है और ये मध्यम मार्ग पर आधारित होता है, यानी बीच का रास्ता निकालते हुए इसमें समाजशास्त्री सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों को जन्म देने का, इसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो मर्टन को है। तो मर्टन ने ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक जगत जैसा प्रतीत होता है वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा हमको वास्तव में दिखता है हमको उसी तरह का निष्कर्ष या उसी तरह का अध्ययन करना चाहिए। यानी जब तक हमारे पास पर्याप्त आंकड़े ना हो जाएं, जब तक हमारे पास इस तरह की कोई वैज्ञानिक प्रविधि विकसित ना हो जाए, तब तक हमें महान सिद्धांत बनाने से बचना चाहिए। यानी मर्टन का ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास उचित वैज्ञानिक विधियां नहीं हैं, हमारे पास उस तरह के वैज्ञानिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो हमें दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह बड़े सिद्धांत बनाने से बचना चाहिए। उनका ये कहने का मतलब है कि भौतिकी मॉडल पर हम समाजशास्त्र सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते हैं, हाँ ये सच है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वो भौतिक विज्ञान नहीं है, वो प्राकृतिक विज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता। हमारा जो समाजशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते उसकी कुछ सीमाएं हैं, और जब तक हम उन सीमाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, यानी अगर हम अपनी सीमाओं में रह कर के ही वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हम जो यथार्थता है, जो वास्तविकता है, वो सच्चाई है, उसका पता लगा पाएंगे। अन्यथा हम अगर भौतिकी मॉडल को अपनाएंगे, हम एक बड़े और महान सिद्धांतों को बनाने में लग जाएंगे, तो हम वास्तविकता से, यथार्थता से कोसों दूर हो जाएंगे। तो मर्टन साहब का ये कहने का मतलब है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमें अपनी सीमाओं में रह कर के ही वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने चाहिए। उनका ये कहना है कि हमें दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर एक कार्यकारी उपकल्पना बनानी चाहिए और उसके आधार पर हम संपूर्ण समाज में उसे परीक्षित करें और उसकी समानताओं की व्याख्या करें और फिर एक सामान्य सिद्धांत बनाएं। यानी उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो मध्य अभिसीमा के सिद्धांत हैं वो केवल सामान्यीकरण नहीं है,
वो एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसमें दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच संबंधों में जो निरीक्षित समानताएं हैं, उन समानताओं का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यानी मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं वो एक तरह से मान्यताओं का एक समूह है, एक जिसको आप बोलते हैं एसेट ऑफ एसम्पशन है, यानी एक निष्कर्ष नहीं बल्कि उसमें बहुत सारी जो समानताएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और जिन्हें स्वयं प्रयोग सिद्ध और अनुभव सिद्ध सामान्यीकरण के आधार पर निकाला गया होता है। तो मर्टन का कहने का मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्री होने के नाते हम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को समेटने का प्रयास करते हैं, ये उचित नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम समाजशास्त्री सिद्धांत बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि समाजशास्त्री सिद्धांतों की अपनी एक सीमाएं हैं। हमारे यहाँ अभी भी उस तरह की वैज्ञानिक विधियों का, वैज्ञानिक उपकरणों का विकास नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम संपूर्ण समाज का या सामाजिक संबंधों का हम व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर सकें। होता यह है कि एक जो समाजशास्त्री है वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि वो एक ऐसा निष्कर्ष प्रस्तुत करे जो महान निष्कर्ष हो, यानी उसकी गिनती जो है वो समाजशास्त्र के महान समाजशास्त्रियों में उसकी गिनती हो, इसलिए वो ये प्रयास करता है कि उसके निष्कर्ष महान हो। और इस प्रयास में वो करता क्या है कि वो केवल और केवल एक हवाई किला बनाने का प्रयास करता है, वो एक झूठ मूठ का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है जो मर्टन के हिसाब से जो न तो समाजशास्त्र के लिए उपयोगी है और न सामाजिक जीवन में उस निष्कर्ष की कोई व्यवहारिक उपयोगिता रह जाती है। तो उनका कहने का मतलब ये हुआ कि एक समाजशास्त्री सिद्धांत जब बनाएं हम तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हम एक से अधिक पक्षों को ठूसने का प्रयास न करें। होता यह है कि जब कोई भी समाजशास्त्री एक सिद्धांत बनाता है तो उस सिद्धांत में वो करता क्या है कि बहुत सारी सामाजिक घटनाओं का या घटनाओं के एक से अधिक पक्षों को उसमें ठूसने का प्रयास करता है। तो जब उसमें ठूसने का प्रयास करता है तो उस सिद्धांत की उपयोगिता अपने आप नष्ट हो जाती है और वो सिद्धांत उपयोगी नहीं रह जाता है। तो मर्टन का कहने का मतलब ये है कि हमें इस बुराई से या इस दोष से बचना चाहिए और उसकी जगह पे हमें मध्यम मार्ग का प्रयोग करते हुए मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों को बनाया जाना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में वो मर्टन साहब तर्क देते हैं, वो ये दो तर्क देते हैं। पहला तर्क ये देते हैं कि जैसे सिद्धांत जो बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अति व्यापक सिद्धांत और दूसरा अति सीमित सिद्धांत। मर्टन का कहना है कि समाजशास्त्र में ये दोनों सिद्धांत बनाना उचित नहीं है और संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? जो पहला वाला सिद्धांत है, अति व्यापक सिद्धांत है, ये समाजशास्त्र में बनाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र की अपनी एक सीमाएं हैं और समाजशास्त्र में अभी भी वैज्ञानिक पद्धतियों का, प्रविधियों का उतनी सीमा तक विकास नहीं हुआ है जिस तरह से भौतिक विज्ञानों में हुआ है। तो हम जो अति व्यापक जो सिद्धांत है वो बना नहीं सकते। और जो दूसरा सिद्धांत है अति सीमित सिद्धांत, उसके बनाए जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा जो निष्कर्ष अगर सीमित निष्कर्ष होगा तो उस निष्कर्ष को हम समाज के पे या संपूर्ण समाज पर उस निष्कर्ष को लागू नहीं कर सकते। तो पहला जो सिद्धांत है वो हमारे लिए संभव नहीं है और जो दूसरा जो सिद्धांत है वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं, वो किसी काम का नहीं, किसी फायदे का नहीं। इसलिए मर्टन ने कहा कि हमें सिद्धांत ऐसे बनाने चाहिए जो अति सीमित भी ना हो और अति व्यापक भी ना हो, यानी मध्यम मार्गी हो, बीच के हो। और इसलिए उन्होंने ये लोगों को सलाह दी, समाजशास्त्रियों को ये कहा कि आप ऐसे सिद्धांत बनाएं जो अति सीमित भी ना हो और अति व्यापक भी ना हो, यानी एक मध्यम मार्गी सिद्धांत यानी मध्य अभिसीमा के सिद्धांत को बनाएं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांत बनाए जाने चाहिए जो वास्तव में कुछ सीमित अवधारणाओं तक सीमित न रह करके एक वास्तविक और वैज्ञानिक निष्कर्ष के
वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। तो हमारा कहने का आशय ये है, या मर्टन के कहने का आशय ये है कि हमको एक बृहद सिद्धांत, एक बड़ा सिद्धांत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो वास्तविकता को स्पष्ट करने वाला हो, जो यथार्थ को प्रस्तुत करने वाला हो, ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए, चाहे वो सिद्धांत छोटा ही क्यों ना हो। तो इस तरह से मर्टन ने मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों के आधार पर ये कहा, मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य सीमा के जो सिद्धांत हैं वो व्यापक निष्कर्षों के आधार पर निकाले गए छोटे निष्कर्ष हैं, और इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलने की, जिसको हम लोग बोलते हैं समाजशास्त्री भाषा में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी हम सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं और उस सामान्य निष्कर्षों के आधार पर हम विस्तृत विशेष निष्कर्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। यानी जो मध्य अभिसीमा का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यानी आगमनात्मक पद्धति को प्रयोग में लाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दें कि जैसे हम ये कहें कि राम मरणशील है, रहीम जो है वो मनुष्य है और मरणशील है, तो इस आधार पर अगर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य मरणशील है, चूँकि राम एक मनुष्य है, रहीम एक मनुष्य है, राम भी मरणशील है और रहीम भी मरणशील है, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम और रहीम चूँकि मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य मरणशील है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष हुआ वो सामान्य से विशेष की ओर हुआ। यानी जो मध्य अभिसीमा का जो सिद्धांत है वो व्यापक सत्यों के आधार पर मझोले सत्यों की स्थापना करता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि मध्य अभिसीमा का सिद्धांत एक प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण से कहीं अधिक होता है, जिसमें दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच संबंधों की निरीक्षित समानताओं का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो मध्य अभिसीमा का सिद्धांत है वो सामान्यीकरण से ऊपर होता है और विस्तृत जो सिद्धांत निर्माण किया जाता है उसके नीचे होता है, और इन दोनों के बीच में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं की निरीक्षित समानताओं का आशय ये है कि उन घटनाओं का निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण यानी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष होता है। तो इस तरह से मध्य अभिसीमा की प्रकृति को जो है वो स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो मर्टन है उन्होंने मध्य सीमा के सिद्धांतों के निर्माण के कुछ आधार बताए हैं। हालांकि आपका इस वीडियो में जो आप PDF देख रहे हैं उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों के निर्माण के लिए जो मर्टन ने जो आधार बताए, यानी मर्टन ने ये बताया कि मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांत हैं उनके निर्माण के लिए कुछ आधार हैं, और उन्हीं आधारों पर अगर आप सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो फिर आप मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। तो मर्टन के हिसाब से जो मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों के निर्माण के जो आधार हैं वो 11 हैं। यानी मर्टन ने 11 व्याख्या सूत्रों का उल्लेख किया है, और इन्हीं 11 व्याख्या सूत्रों के आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्री सिद्धांतों में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों को किस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है या किस तरह से निर्मित किया जा सकता है। तो 11 पॉइंट्स में जो है उन्होंने कहा कि सबसे पहले इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा अभिप्रेरक तत्वों की खोज करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि घटनाओं के परिणामों का निरीक्षण करना चाहिए, यानी घटनाओं के परिणामों को निरीक्षण करना चाहिए। इस बारे में उन्होंने बताया कि जो घटना के जो परिणाम है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार्यात्मक, अकार्यात्मक, अनावश्यक परिणाम, प्रकट परिणाम और अप्रकट परिणाम। तो इसके बारे में जो अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मर्टन ने जो प्रकार्यात्मक, अकार्यात्मक, अनावश्यक, प्रकट परिणाम और अगर अप्रकट परिणाम की चर्चा की वो क्या है, इसको अगले वीडियो में आपको मैं स्पष्ट करूंगा।
चौथा जो पॉइंट यानी चौथा जो आधार उन्होंने बताया प्रकार्यात्मक आवश्यकता की, पांचवा है प्रकार्यात्मक प्रविधियों की, छठवां है कार्य का प्रभाव, सातवां वैकल्पिक मार्ग का अध्ययन, आठवां आधार उन्होंने बताया कि ये पता करना या ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि घटना किस प्रसंग में हो रही है। नवें आधार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि गति और परिवर्तन कैसे चल रहा है, ये भी एक समाजशास्त्री के लिए जानना जरूरी होगा। और इसके साथ विश्लेषण की विश्वसनीयता कितनी है और वैचारिक विश्लेषण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो इस तरह से 11 ये आधार हैं, 11 ये व्याख्या सूत्र हैं और इन्हीं आधारों पर आप मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्टन ने अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये बताने का प्रयास किया कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है और मध्य अभिसीमा के जो सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उनका आधार क्या है। यानी जब हम समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो उनको किस आधार पर हम निर्मित कर सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मार्टन साहब ने प्रकार्य, अकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा का भी जन्म दिया है। यानी प्रकार्य, अकार्य और दुष्प्रकार की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को जन्म देने का श्रेय भी आर.के. मार्टन साहब को है। प्रकार्य का मतलब एक ऐसा कार्य, किसी इकाई के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे रहा है। अकार्य का मतलब ये हुआ कि उस कार्य का व्यवस्था पर कोई फर्क या कोई असर नहीं पड़ रहा है। और दुष्प्रकार्य का मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा या किसी इकाई के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो उस व्यवस्था पर, उस संपूर्ण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, यानी उस पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांत क्या है और उनकी प्रकृति क्या है, इस बात को स्पष्ट करते हुए मार्टन साहब ने एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। आशा है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अंत में फिर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। आप इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।